हाय, दिस इज सविता शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डीएससी 3 बुक से लेसन फर्स्ट देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हुए साथ में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल आइकन को ऑन करें जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये जो लेसन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। इनफैक्ट बहुत 3-4 क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो डेफिनेटली आपके आते हैं इस बुक से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आप क्वेश्चन बनेगा आप ये वाला, ECCE कार्यक्रम का उद्देश्य। ECCE कार्यक्रम का उद्देश्य, ECCE मीन्स अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इनका क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझें और फिर उसका आंसर दें। ठीक है, तो ECCE जो कार्यक्रम है इसके लक्ष्य, उद्देश्य या फिर इसके कार्य क्षेत्र, किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाए, आपने जो ECCE के बारे में पढ़ा है आप वो लिखें। ECCE की संकल्पना बच्चों के लिए एक ऐसे समेकित समग्र कार्यक्रम के रूप में की गई है। मतलब इसका जो उद्देश्य था, ECCE को स्टार्ट करने का उद्देश्य समेकित समग्र कार्यक्रम देना, मतलब बच्चों का एक ही जगह पर आपको शिक्षा भी दे, देखभाल भी हो, स्वास्थ्य हो, पोषण हो। क्योंकि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको माना जाता है कि उनको वो प्रारंभिक जो है बाल्यावस्था होती है उनकी, और देखभाल और शिक्षा एक साथ उनको मिलनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चरण होता है बच्चों का, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। इस समय बच्चों को पूरी केयर की, देखभाल की, शिक्षा की ज़रूरत होती है। और कई ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे गरीब तबके से हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छा स्वास्थ्य भोजन नहीं मिल पाता। तो इसी सोच को लेकर ECCE को शुरू किया गया है कि सभी को समग्र पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एक साथ मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको समझना है कि ECCE का क्या महत्व है और इसका उद्देश्य क्या है, दृष्टिकोण क्या है। इस तरह से ये क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह से आप पढ़े। बाल विकास विषय में सिर्फ बच्चे का विकास ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि बच्चे का उचित देखभाल, इसके अंतर्गत देखभाल भी आता है ना। देखो, शाला पूर्व जो शिक्षा होती है इसमें बच्चे की पूरी कंप्लीट देखभाल की जाती है। उनको दवाइयाँ, उनको शिक्षा, प्ले, उनका खेलना, देख रेख सब कुछ आ जाता है, टीकाकरण, है ना। तो यही सब आपने लिखना है। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल संबंधी मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। और इसके साथ साथ बच्चे की प्रेरण, लोगों से अंतःक्रिया, स्नेह, सुरक्षा, परिपोषण संबंधी आवश्यकताएं भी समान रूप से ज़रूरी है। बच्चों के अनुकूल विकास के लिए उनके स्वास्थ्य पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना अति आवश्यक है। बच्चे के विकास की स्वस्थ नींव रखने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है। मातृक स्वास्थ्य में सुधार, माता और अन्य पालनकर्ता दोनों को, मतलब इसमें देखो माता को भी इंक्लूड किया गया। प्रेगनेंसी से लेकर माता की भी देखभाल, गर्भधारण में, और उसके बाद, है ना, आफ्टर जो डिलीवरी है उसके बाद स्तनपान वाली माता का खानपान, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया क्योंकि बच्चे के साथ माता का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपने इसको देखना है और लिखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बन रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं 3-4 टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रही हूँ इनमें से एक क्वेश्चन आता है तो ECCE वाला आ जाएगा, उद्देश्य क्या है, या फिर इसका अंतक्षेपों के तर्काधार को समझाइए। मतलब जो ये ECCE का जो टेक केयर अंतक्षेप है इसका क्या तर्काधार मतलब इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्यों इसके पीछे क्या रीज़न दिए जा सकते हैं, मतलब तर्काधार बताने हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसके पीछे तर्काधार भी देखो उसी तरह से ही है। प्रारंभिक बाल अवस्था में अंतक्षेप के महत्व को धीरे धीरे स्वीकारा जा रहा है। गरीबी और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक आर्थिक अभाव जीवन के प्रारंभिक निर्णायक वर्षों के दौरान बच्चों को कई प्रकार के अभाव से ग्रस्त स्थितियों में जीने को विवश करते हैं, जिसके कारण ये बच्चे अपने पूर्ण क्षमता को विकसित नहीं कर पाते। मतलब जो बच्चे अभाव में हैं, गरीब है, तो ये पूरी तरह से अपने जीवन को निखार नहीं पाते हैं। जबकि ये बच्चों का जो पीरियड होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और माँ का और बच्चे का दोनों का ये समय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए जो है ये इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है। इसमें जिन माताओं घर से बाहर काम करती है वो भी फिर बच्चे की देखभाल नहीं कर पाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ किया जाए, इसी को ध्यान में रखकर संगठित अंतक्षेप के रूप में ECCE कार्यक्रम चलाया जाए। ठीक है, तो ये तर्काधार है इसके पीछे। यह बात विश्व स्तर पर मान्य है, किसी बच्चे के जीवन के प्रथम 6 से 8 वर्ष, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था चरण कहा गया है, संपूर्ण जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अवधि है, क्योंकि इन वर्षों में विकास की गति जो है काफ़ी तेज़ होती है। ठीक है, 6 वर्षों तक बच्चों का काफ़ी विकास होता है, और अगर उसी समय बच्चे को कुछ भी ना मिले, पोषण ना मिले, शिक्षा ना मिले, स्वास्थ्य ना हो, तो फिर बच्चा और उसका पूरा जीवन इस पर
ख़राब हो सकता है। तो इसके पीछे यही रीज़न्स है, ये सारे आपने पढ़ने हैं अच्छे से। और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक करें। DC 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट के लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ डू चेक ऑल दीज प्लेलिस्ट लिंक, ज़रूर चेक करें और उस पर आपको काफ़ी हेल्प होगी। प्लीज़ सभी वीडियोस को देखें और पढ़ें, इससे आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। कहीं और से आपको कुछ भी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में कई परिवारों द्वारा देखभाल की ज़रूरत इतनी अधिक महसूस की जाती है कि स्त्रियों के लिए चलाए जाने वाले दूसरे कार्यक्रम जैसे आय उत्पादक योजनाएं और इसके साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल प्रदान करने की कोशिश की निश्चित रूप में सफल होगी। उदाहरण के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं में जहां स्त्रियां काम करने या अपने कौशल की उच्च कोटि को उच्च बनाने के लिए आती है, यदि बाल विकास संबंधी कोई कार्यक्रम भी जोड़ दिए जाए तो बच्चों और स्त्रियों को दोनों को ही लाभ होगा। तो ये सारे रीजन्स है इसके पीछे, इसको चलाने के पीछे। तो ये सब आपने पढ़ने हैं, मैं आपको डिटेल में शो कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से आराम से पढ़ें, ठीक है। तर्काधार, पहले देखो क्वेश्चन को क्लियर करना है, उसके बाद आपका आंसर। अगर मैं कंप्लीट डिटेल अगर आपको एक्सप्लेनेशन देने जाऊंगी तो इतने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सबको अगर मैं डिटेल में करूंगी तो फिर एक वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। जबकि जो हम 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं उसका भी अगर मैं वॉच टाइम दिखाऊंगी, कभी आपको शो करूँगी कि कितना आता है। 4 मिनट 5 मिनट ही देखते हैं बच्चे, 3-4 मिनट्स मैक्सिमम देखते हैं, पूरा वॉच टाइम इंक्लूड करके आ जाता है, हमें शो होता है कि कितना देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो है 15 मिनट्स की वीडियो में 4 मिनट्स ही देखते हैं, तो बाकी टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हम कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन, अगर एक ही सिंपल एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो सकता है डिटेल में, या 2 क्वेश्चन का, और 4-5 क्वेश्चंस अगर एक वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाता है। तो प्लीज़ जितना भी वीडियो बनता है प्लीज़ आप लोग पूरा देखा करें, तभी हमारी मेहनत भी सफल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो ECC सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में आपकी क्या राय है, मतलब इसमें आपकी राय पूछी गई है। ECC सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए, मतलब इसमें हम सजेशन दे सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ईजी है और ECC से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ECC सेवाओं के वितरण में संबंध की 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, ये मुद्दे पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आता हुआ देखा गया है, ठीक है। कौन कौन से सम्मिलित 2 मुद्दे हैं सेवाओं के वितरण संबंधी, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आपने देखना है। हमारे देश में जो 6 वर्ष आयु बच्चों में ज़रूरतमंदों बच्चों की संख्या बहुत ही अधिक है, यद्यपि ECC सेवाओं को बड़े पैमाने तक विस्तृत करने की ज़रूरत है ताकि ये सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, तो सलाह भी हो जाएगी ना, इसमें सलाह भी पूछे ना कि आपके सलाह में क्या, आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए और मुद्दे क्या हैं, तो दोनों इंक्लूड हो जाता है इसमें कि जो 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं ये इनको काफ़ी ज़रूरत होती है और ये जो सेवाएँ हैं इसको अधिक से अधिक और बड़े पैमानों पर विस्तृत रूप से इसको लागू करने की ज़रूरत है। तो ये हमारी सलाह भी हो गई, मुद्दे भी हो गए, ताकि सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। इसके साथ ही सेवाओं की गुणवत्ता, ये नहीं कि सेवाएं दे रहे हैं तो कैसे भी शुरू कर दिया आंगनवाड़ी केंद्र, शिक्षा केंद्र, बट उसमें कुछ भी गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो फिर वो भी नहीं होता, ठीक। तो इसके लिए गुणवत्ता का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। मौजूदा फंड की उपलब्धि सीमाओं को ध्यान रखते हुए इसी कार्यक्रम को लागत में किस सीमा तक कमी कर पाना संभव है ताकि अच्छी गुणवत्ता को कायम रखते हुए कार्यक्रम लक्ष्य जनसंख्या के बड़े भाग तक पहुंच सके। तो ये फर्स्ट मुद्दा कितना क्लियरली इसमें बताया है, तो इस तरह से आपने देखना है इसको। न्यूनतम गुणवत्ता और संख्या से भी अधिक हो जाती है तो कार्यक्रम की प्रभाविकता जाती रहती है। मतलब अगर आपकी गुणवत्ता क्वालिटी कम हो और आप बहुत ज़्यादा लोगों को तक पहुंचा रहे हो कार्यक्रम, तो वो ठीक नहीं है, फिर से जो कार्यक्रम की सक्सेस वो कम हो जाती है। इसमें गुणवत्ता क्वालिटी ज़्यादा मायने रखती है कि आप जितने तक आपने लक्ष्य सोचा है उतने लक्ष्य तक अच्छा कार्यक्रम आप पहुँचा सके। तो ये इसका फर्स्ट है, ठीक है। फिर विभिन्न कार्यक्रम के मध्य तालमेल होना चाहिए, जो भी आप कार्यक्रम इसके मध्य चला रहे हो, ECC के मध्य पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनको तीनों में आपस में समन्वय करके एक साथ मिलकर
काम करना चाहिए ताकि फिर सही से सेवाएं पहुंच सके। हम जानते हैं कि बच्चे के जीवन प्रथम 2 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी कई योजनाओं में इस उम्र के बच्चों को सम्मिलित नहीं किया। देखिए, आप कुछ भी क्वेश्चंस पढ़ते हो, स्टडी करते हो, इसी से रिलेटेड ई से रिलेटेड जो भी आप पिछले क्वेश्चन में पढ़े हो, इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हो, तो इनको आप थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच कर सकते हो। ऐसा नहीं कि स्टिक टू द पॉइंट जाओगे, आपकी यही क्वेश्चन है तो मैंने यही लाइन्स लिखनी है। ऐसा जो बच्चे करते हैं वो बहुत कम मटेरियल डाल पाते हैं और इग्नू में ये बिल्कुल वर्क नहीं करता है, क्योंकि लेंथी आंसर होना चाहिए। 10 मार्क्स के 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए। इसके लिए आप मिक्स एंड मैच की थ्योरी अपनाएं। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल बस रट्टा लगा के जाओ और सब कुछ भूल जाए। अंडरस्टैंड क्वेश्चंस को करें और इसी से रिलेटेड, जैसे कि अब आप बार बार ये लाइन पढ़ रहे हैं कि 5-6 वर्ष तक की आयु बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इसको आप हर जगह हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी लाइंस आप यूज़ कर सकते हैं एक से दूसरे क्वेश्चंस में। ये फंडे होते हैं जो कि आप अपना सकते हैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए। डेफिनेटली इन फंडों को अपना के आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इसी कार्यक्रम के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। भले ही इसी सेवा प्रदान के लिए कोई सा भी मॉडल अपनाया जाए, छोटे बच्चों के लिए चलाया जाए कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण निवेश है मानव संसाधन निवेश। मतलब मानव संसाधन से मतलब है कि जो उनको सेवाओं को शुरू कर रहे हैं, जो भी जिनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कार्यकर्ता, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उनकी शिक्षा, उनकी ट्रेनिंग, ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से प्रभावी ढंग से कर सके। तो ये आपने सारे लिखने हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या सलाह है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है। इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो, शिक्षाविद के बारे में, शिक्षाविदों के बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट लेसन से। तो शिक्षाविद पर एक डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, एक ईसीसी वाले पर आता है और एक शिक्षाविद पर आता है। शिक्षाविद पे मैंने देखा है फ्रोबेल वाला, किंडरगार्टन वाला, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। तो 2-3 जो शिक्षाविद है उनको पढ़ना है। एक तो किंडरगार्टन वाला आपका किंडरगार्टन की जो फ्रोबेल का है, और दूसरा मारिया मोंटेसरी का जो बाल सदन का है, दोनों ही पढ़ना है आपने। तो ब्रीफली देख लेते हैं। फ्रोबेल के अनुसार बाल्यावस्था केवल वह अवस्था नहीं है जिसमें बच्चे बाल्यावस्था की तैयारी करते हैं, बल्कि इसका अपने आप में मूल्य होता है। मतलब आप ऐसे ही नहीं ले सकते कि बाल्यावस्था की बच्चों का वयस्क अवस्था की तैयारी हो रही, नहीं। बाल्यावस्था अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है ये काफ़ी केयर मांगता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए सभी को इस अवस्था की सम्मान करना चाहिए, आदर भाव से देखना चाहिए। वयस्क को स्वयं कोच मानने और बाल्यावस्था के प्राकृतिक विकास में दखल नहीं देना चाहिए। तो फ्रोबेल ने शिक्षा संबंधी प्रयास समग्रता पर बल दिया। वे मानते हैं कि बच्चे की बुद्धि और विकास एक आंतरिक शक्ति द्वारा निर्देशित होती है। बच्चों के विकास के लिए जो है खेल काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और खेल जो है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक विकास के रूप से होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जो है किंडरगार्टन की संकल्पना बताई है। किंडरगार्टन का मतलब जो है बच्चों का बगीचा। तो फ्रोबेल के अनुसार क्या होता है, जो बच्चा और पौधे होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, काफ़ी समानता होती है उनमें। जिस तरह से पौधे का विकास होता है उस तरह से बच्चा भी विकास करता है। मीन्स जो बच्चा और पौधा है दोनों अंदर से विकास करता है। तो मतलब आपने डिफ्रेंशिएट करके रखना, फ्रोबेल वाला और मारिया मोंटेसरी वाला, दोनों में देख के रखना कि दोनों की अलग अलग शिक्षाएं किस तरह से, क्या क्या डिफरेंस है इनमें दोनों में, और दोनों को अच्छे से आपने पढ़ के रखना है, ठीक है। तो शिक्षाविद से क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है, इसको आपने डिटेल में पढ़ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये मोंटेसरी वाला आ गया, इसको भी आपने पढ़ना है। मोंटेसरी की बाल सदन की संकल्पना पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग्स में आते हैं, 10 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग में लिखना है आपने। मोंटेसरी की अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के व्यक्तित्व को पूरी तरह से व्यक्त करने में सहायक हो। ठीक, कुछ लाइंस तो आप मिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मारिया मोंटेसरी है ये भी अपने शिक्षा का आधार उसी को बनाती है, फ्रोबेल से ही इंस्पायर होके उसको अपनी शिक्षा का आधार बनाती है। कई चीज़ें जो खेल सामग्री वगैरह वो वहीं से ली गई है इसमें भी, ठीक है। बाल सदन की संकल्पना में छोटे बच्चों के विद्यालय को मोंटेसरी ने बाल सदन का नाम दिया है। मूल मोंटेसरी सदन में बौद्धिक कार्य करने के लिए कुछ कमरे, व्यक्तिगत खेल, सोने के लिए कमरे, खेल, संगीत, ऐसे भोजन कक्ष, उद्यान, ये सब रखे जाते हैं। सदन में बच्चों के लिए आयोजित होने वाली क्रियाओं के लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, मोंटेसरी ने फ्रोबेल और सेगुन की प्रणाली, शिक्षा प्रणाली से अत्यधिक रूप से
फ्रोबेल और सेवगिन की सामग्रियों को आधार बनाकर अपनी शैक्षणिक सामग्रियाँ विकसित की है। तो इस तरह से उनको ही आधार बनाकर अपने जो एजुकेशनल उपकरण है उसको विकसित किया है। जैसे कि इसमें एक सामग्रियाँ हैं आपकी ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण, प्रयोगात्मक कौशल सिखाने के लिए, ऐसी सामग्री जो बच्चों के स्कूली जीवन के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी सामग्रियाँ उन्होंने वहीं से आधार बना के ली हुई है। तो ये इस तरह से जो इनकी जो मॉन्टेसरी शिक्षाएँ हैं, इसमें क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ होती है, क्रियाएं होती है, वो सरल से कठिन की ओर होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, सरल से कठिन की ओर, मतलब पहले सरल दी जाएगी, फिर उससे टफ, इस तरह से बच्चों को खेल खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें मॉन्टेसरी विधि की गुण क्या है, विशेषताएं क्या है, सीमाएं क्या है, सभी पढ़ना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में मॉन्टेसरी ने एक नए युग का सूत्रपात किया है। वे लिखती है, आज हमारे सम्मुख एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, शिक्षा और शिक्षण विधियों में सुधार करना। तो ये गुण है मॉन्टेसरी की। विशेषताएं, बच्चों को दी गई स्वतंत्रता के साथ साथ बच्चे का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यक्ति की उपस्थिति बच्चे के संपूर्ण विकास में आवश्यक होती है। हालांकि मॉन्टेसरी का इंद्रियों और मूर्त अनुभवों के जरिए शिक्षण की यथार्थवादी विधियों पर जोर देना पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल की नीतियों का स्मरण कराता है। मॉन्टेसरी की शिक्षा विधि में बच्चों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस विधि का स्वरूप अधिक व्यक्ति परक है, मतलब बच्चों को स्वतंत्रता दी गई है और उनके साथ साथ एक व्यक्ति भी रखा गया है जिससे कि वो उनकी खेल की देखरेख करे, क्योंकि बच्चों का संपूर्ण विकास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको ईजी अप करना चाहिए। मॉन्टेसरी विधि की सीमाएं क्या क्या है, इसमें जो मॉन्टेसरी विधि है इसकी सीमाएं, ये लिमिटेशंस ये है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा सामग्री और उपकरणों का सहारा लिया जाता है, मतलब बहुत खेल सामग्रियों का सहारा लिया जाता है। और कई बारी तो फिर अध्यापक और सीमा के बाद अध्यापक और बच्चे दोनों ही गतिविधियाँ सीमित हो जाती है। इन सब सामग्रियों के माध्यम से वे केवल जो कुछ करना संभव है, बच्चे की अभिव्यक्ति केवल वहीं तक सीमित होकर रह जाती है। मतलब अब बच्चों को खेल सामग्री जितना हो सकता है उतना ही कर सकता है, उससे आगे फिर वो कर नहीं पाता है। तो इस तरह से टैगोर वाला भी आपने पढ़ना है, टैगोर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन की ईसीसी के किन्हीं दो प्रमुख विचारकों या शिक्षाविदों का योगदान बताइए। तो इसमें भी आप दे सकते हैं फ्रोबेल एंड मारिया मॉन्टेसरी, या फिर टैगोर दे सकते हैं। ठीक है, तो टैगोर भी जो है एक महान कवि थे, एक बड़े शिक्षक, दार्शनिक, कलाकार थे, और इनका जो दर्शन था, शैक्षिक दर्शन था, उनके अपने स्वयं के जीवन से प्रभावित था। और इसमें जो बच्चों को प्राचीन भारतीय विचारों पर आधारित शिक्षाएं देने का इनका था। टैगोर प्रारंभिक शिक्षा परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के प्रति निष्क्रिय थे, जो बच्चों को कक्षा घर या चार दीवारी में सीमित करती थी। मतलब जैसे कि वो घर तक सीमित नहीं रखना चाहते, कमरे तक बच्चे को सीमित, बल्कि प्रकृति के साथ बैठकर इस तरह से शिक्षा देने में विश्वास रखते थे। उनका जो शैक्षणिक दर्शन था वो था अधिकांशतः प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था पर आधारित था। तो ये आपने इस तरह से देखना है, मतलब कुछ कुछ क्वालिटीज़ आपने पढ़ना तो सब कुछ है, कुछ कुछ क्वालिटीज़ आपने याद रखना है, और उन क्वालिटीज़ को फिर लिखेंगे तो आपका जो मेन थीम है उसका शिक्षाविद का जो विचार है वो याद रहेगा आपको कि अच्छा ये वाले विचार इस वाले शिक्षाविद का है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका करना है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य का पूर्ण विकास करना है। टैगोर बालक के अतिरिक्त आंतरिक और आध्यात्मिक पक्ष और बाह्य पक्ष, सामाजिक पक्ष दोनों का विकास करना चाहते थे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के विषयों, क्रियाओं को स्थान देकर उन्हें व्यापक रूप से प्रदान किया। विषय कौन कौन से, कुछ ऐसे पाठ्य सामग्री क्रियाओं को भी स्थान दिया गया। विषय एवं क्रियाएं निम्नलिखित है। विषय इतिहास, भूगोल, विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, साहित्य आदि। क्रियाएं क्या क्या थी, बागवानी, भ्रमण, ये सारी चीज़ों का मतलब क्रियाएं करवाई जाती थी। भ्रमण करवाना, बागवानी करवाना, है ना, अभिनय, ड्राइंग, इन सब चीज़ों का, तो इस तरह से क्रियाएँ करवाई जाती थी टैगोर के उसमें। ठीक है, तो ये शिक्षाविदों का आपने पढ़ना है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ताराबाई मोदक वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने पढ़ना है। तो शिक्षाविद में ही आएगा ये। भारत में शाला पूर्व आंदोलन को प्रोत्साहित करने में ताराबाई मोदक ने क्या भूमिका निभाई, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब जितने भी शिक्षाविद मैंने आपको बताए 3-4, इनमें सबको पढ़ना है, सबका इम्पॉर्टेंट है और किसी भी तरह आपके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है।
तो इसको भी देख लेते हैं। श्रीमती ताराबाई मोदक शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगामी थी। जब वे सौराष्ट्र के राजकोट शहर में महिलाओं के प्रशिक्षण कॉलेज में प्राचार्य थी, तब वे शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में एक अन्य शिक्षाविद गीजूबाई बड़ेका के संपर्क में आई और बड़ेका भावनगर गुजरात में शाला पूर्व शिक्षा पर प्रयोग कर रहे थे। मतलब काफ़ी इन्होंने शाला पूर्व शिक्षा के लिए काफ़ी भूमिका निभाई है। और पहले ये सबसे पहले गीजूबाई बड़ेका के संपर्क में आई, वहाँ से इनको इंस्पायर हुई और उसके बाद इन्होंने सोचा कि इस क्षेत्र में कुछ करना है। ठीक है। ताराबाई और गीजूबाई ने शाला पूर्व शिक्षा की महत्ता को पहचानते हुए भारत में शाला पूर्व शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। विद्यार्थी अध्यापकों के लिए अनिवार्य साहित्य निर्मित करते उन्होंने 1925 में पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के लिए देश में ही अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण कॉलेज आरंभ किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने शाला पूर्व शिक्षा के प्रचार के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की और मासिक जनरल निकाला और अध्यापकों और अभिभावकों के लिए शिक्षा सामग्रियाँ प्रकाशित की। ताराबाई बालवाड़ी की संकल्पना की प्रवर्तक थी। उन्होंने बोर्डों में 2 प्रकार की बालवाड़ियाँ आरंभ की, एक केंद्रीय बालवाड़ी और दूसरी आंगन बालवाड़ियाँ। इस तरह से केंद्रीय बालवाड़ियाँ नियमित स्कूल के समय में 5 घंटों के लिए चलाई जाती थी, जबकि ये शैक्षणिक खेल सामग्री से पूरी तरह से सुसज्जित थी। बच्चों को उनके घरों में केंद्रीय बालवाड़ियों में लाया जाता था। बच्चों को उनको घरों से केंद्रीय बालवाड़ियों में लाया। ताराबाई ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापिका को स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करके अपने आप खेल सामग्रियाँ तैयार करनी चाहिए। जो कि चीज़ें अध्यापक स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें वे स्थानीय कलाकारों से बना। इस तरह से इन्होंने जो है पहले जो है आंदोलन किया और फिर बालवाड़ी और केंद्रवाड़ी, इसका जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया केंद्र बालवाड़ियों का, और इस तरह से इन्होंने काम शुरू किया। ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी ये। शाला पूर्व शिक्षा क्षेत्र में ताराबाई का आंगन बालवाड़ी प्रारंभ करने का विचार एक अद्वितीय योगदान था। इस तरह से फिर लोगों को भी कॉन्सेप्ट मिला ना इस चीज़ का, आंगनवाड़ी का, बालवाड़ी का। तो शुरुआत इन्होंने की थी और जिसने नर्सरी शाला पूर्व शिक्षा का सही मायने में भारतीयकरण करने में योगदान दिया। उनके आंगनवाड़ी और चारागाह स्कूल संबंधी विचार शाला पूर्व बच्चों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन सिद्ध हुए। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो, इस लेसन से मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चंस भी देखो कितने सारे क्वेश्चन के डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने जाएंगे तो कितना लंबा वीडियो बनेगा। देखिए, बच्चों के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रीय स्तर के किन्हीं 2 संगठनों के कार्यों का और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए सभी लॉन्ग में आएंगे अगर आना है तो, और डेफिनेटली आते हैं इनमें से क्वेश्चन। बच्चों के लिए कार्य करने वाली राष्ट्रीय स्तर के 2 संगठनों के कार्य और विशेषताओं का वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन को मतलब अगर 2 संगठन आपसे पूछे जाते हैं तो आपने यही जो आपने पढ़े होते हैं वही आपने लिखने हैं। 2 संगठन में आप 2 पढ़ लो कोई भी। मैंने अपने जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें भी बताया है आपको। NCERT वाला एक ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लो कि NCERT एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और शैक्षिक अनुसंधान कार्य है इसका NCERT। ठीक है। इसमें अनुसंधान भी होता है, शिक्षा भी है, सब कुछ है इसमें। तो इसका गठन 1961 में किया गया था। इसका कार्य विद्यालयी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक शिक्षा के प्रसार, विकास, अनुसंधान, एक आंकड़े एकत्रित करना, विश्लेषण करना, परिणामों को प्रकाशन करना, सब कुछ इसमें NCERT में आता है। पूरे देश में NCERT चलता है, तो काफ़ी इसका बड़ा कार्य है। NCERT का प्रमुख उद्देश्य लिखना है अपने विद्यालयी शिक्षा में सुधार, शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता लाना, सुधार लाना। ठीक है। पाठ्यक्रम पर चर्चाओं पर निर्माण सुधार करना, 1 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, जितना भी सिलेबस पढ़ते हैं NCERT तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा NCERT के अलावा एक निप स्टेट पढ़ सकते हैं आप, या फिर इनमें से आप इम्पॉर्टेंट सा पढ़े ना, जो कि इम्पॉर्टेंट भी हो, अलग से भी पूछा जा सकता है। कई बार अलग से भी पूछते हैं, है ना। 5 मार्क्स में 10 मार्क्स से अलग से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से एक अलग भी पढ़ना है आपने जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस लेसन से बता दिया। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। बाकी इसमें मुझे अनइम्पॉर्टेंट ही लग रहा है इतना, और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सभी ट्यूटोरियल्स को सपोर्ट करें। थैंक यू।